जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड एएलपी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये साइंस की साथियों 21वीं क्लास है। ये साइंस की 21वीं क्लास है। इससे पहले 20 क्लास हम ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। साथियों ये मेरा वादा है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा यदि आप हमारे क्लासों में रेगुलर जुड़ते हैं। साथियों तो देखिए साथियों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति। ये साथियों टाइप 1 है, प्रकाश की प्रकृति। देखिए क्या पढ़ाएंगे। ये प्रश्न वो है साथियों जो 100% साथियों पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों यही नारा आपके लिए काम करेगा। तो साथियों देखिए हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए प्रकाश के अंतर्गत हमको इतने टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, इतने टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश के अंतर्गत। इसमें देखिए आज ये प्रकाश नामक चैप्टर स्टार्ट किया। पहला प्रकाश की प्रकृति पढ़ा रहे हैं, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी तरीके से हम एक एक करके और बहुत ही जल्द ये समाप्त कर देंगे। पूरा सिलेबस समाप्त करने के बाद हमारा फोकस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर रहेगा साथियों, जो कि साथियों आपकी तैयारी में चार चांद वही लगाएंगे। तो साथियों पहले ये हम पूरी चैप्टर वाइज बेसिक से तैयारी कर ले, फिर साथियों करेंगे प्रैक्टिस सेट का साथियों अध्ययन। तो साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। कहता है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है। भैया जिस भी सामग्री यानी कि किसी भी वस्तु से लाइट गुजर सके उसको क्या कहा जाएगा। ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियस। तो भैया उसको कहा जाएगा ट्रांसपेरेंट। भैया क्या कहा जाएगा, ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या पारदर्शक। पारदर्शी या फिर पारदर्शक, पारदर्शी या फिर पारदर्शक कह सकते हैं। जो साथियों प्रकाश को अपने आर पार गुजरने की साथियों अनुमति देता है वही वस्तु होता है साथियों, क्या वही वस्तु होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे कि हो जाता है कांच, कांच हो जाता है शीशा, कांच हो जाता है, और साथियों जल हो जाता है, और साथियों ईटीसी पन्नी हो जाती है वैसी शादी वाली, और कई तरीके की चीजें हैं। और जो साथियों अपने में से अपने पदार्थ अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देता है वो साथियों पारदर्शी पारभासी कहलाता है। और एक होता है अपारदर्शी, जिसके पार देखा नहीं जा सकता वो होता है अपारदर्शी। आपका ऑप्शन सी होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसको क्या कहा जाता है बच्चा। जिसको स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसको कहा जाता है पारभासी, पारभासी कहा जाता है। देखिए देखिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु रही, ठीक। इसके आर पार हम लोग मान लीजिए इधर से हम लोग देख रहे हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं, और ये एक वस्तु यहां पर रखी, इसको पूर्ण रूप से हम लोग एकदम सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, ये झिमला झिमला दिख रहा तो उसको पारभासी कहा जाता है। जबकि अपारदर्शी का मतलब होता है हम पार देख ही नहीं सकते। अपारदर्शी का मतलब पार नहीं देख सकते, उसके पार देखना संभव नहीं। जैसे कि लकड़ी, ठोस वस्तु, धातु इत्यादि चीजें हो सकती हैं। और पारदर्शी का मतलब बतला चुके हैं, जिसके आर पार देखा जा सके और प्रकाश उसमें से आसानी से गुजर सके। ऑप्शन ए आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से गुण से संबंध रखता है। टिंडल प्रभाव बच्चों क्या है। टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण और अपवर्तन किससे होता है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन पहली बात तो होता क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप बिलियन में भी देख सकते हैं और कई तरीकों से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक कमरा है, ये कोई एक कमरा है, इसमें यदि यहां पर साथियों कोई एक वो होता रोशनदान या कुछ खिड़की या कुछ छोटा सा छेद होता
तो यहां से साथियों प्रकाश की किरणें क्या होती, प्रकाश की किरणें घुसकर अंदर की ओर जाती चमकदार, ये अंदर की ओर प्रकाश की किरणें अवश्य ही जाती। जब रात होता या अंधेला होता कमरे में, दिन में, दिन की बात करें, प्रकाश दिन में ही जाएगा, अंधेला गलती से निकल गया उसके लिए सॉरी। तो देखिए जब दिन में प्रकाश जाता है तो आपने गौर किया होगा कभी कि इस प्रकाश का मार्ग पूरा साफ साफ दिखाई देता है उस साथियों छेद या फिर रोशनदान के माध्यम से। और उस प्रकाश के मार्ग में साथियों धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। यही कण जो निलंबित कण होते हैं या विलयन के निलंबित कण या कोलाइडी कण दिखाई देते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और इस घटना का टिंडल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको जॉन टिंडल ने देखा था। इस घटना को जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। साथियों आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। और ये साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंध रखता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग बच्चों 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए यहां पर प्रति का निशान नहीं लगा इसीलिए पावर में -1 लगा हुआ है। ऑप्शन आपका उत्तर हो जाता ए। और साथियों ये जो प्रकाश का वेग दिया गया 3 × 10⁸, इसका साथियों पहले किसने खोजा, इसको किसने अनुमान लगाया कि ये इतना ही है। ये किसने अनुमान लगाया कि ये इतना ही है बच्चों, किसने अनुमान लगाया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि किसने अनुमान लगाया कि इसका अनुमान इतना ही है। तो अभी हम आगे बतलाएंगे आपको किसने बताया। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कि निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकेंड में। वही प्रश्न 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मैंडेटरी नहीं है तो यही हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। बाकी सभी देखिए 3.10, 3.12, 3.15 हो जाते गलत। केवल 3 × 10⁸ सही होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रकाश की अधिकतम गति निम्न में से किस माध्यम में होते। सबसे तेज गति प्रकाश की होती है निर्वात में। निर्वात में साथियों कोई किसी भी प्रकार की हवा नहीं होती है, या फिर हवा और साथियों निर्वात एक ही बात होता है। निर्वात में भी उतनी होती है और हवा में भी उतनी होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है। देखते हैं और बात करें पानी में। पानी में साथियों प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि निर्वात में क्या होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और हवा में भी वही होता है बच्चों, हवा और इसमें दोनों में एक ही होता है। और कांच में बच्चों कितना हो जाता है, कांच में हो जाता है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमने सभी में बतला दिया है, आपका ऑप्शन बी उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि जब भैया कौन सी वस्तुएं प्रकाश की मार्ग में आ जाती हैं, कौन सी वस्तुओं का प्रकाश के पथ में या मार्ग में आ जाती है तो छाया बन जाती है, छाया बन जाती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या होता है बच्चों, अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके, ना देखा जा सके, ठीक वही होता है अपारदर्शी वस्तु। तो कोई अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो वहां पर क्या बन जाती है, छाया बन जाती है, यानी कि प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन ए आपका सॉरी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, अपारदर्शी वस्तु। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टाइन, प्लांक, न्यूटन, फैराडे। तो ये मैक्स प्लांक नाम के व्यक्ति थे,
मैक्स प्लांक नाम के व्यक्ति थे, जिनके द्वारा भैया क्वांटम सिद्धांत दिया गया। कौन से नाम के व्यक्ति? मैक्स प्लांक नाम के व्यक्ति थे। ये हो गया मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ही क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चों? उन्होंने ये बतलाया कि जो प्रकाश चलता है, प्रकाश ऐसे गति करता है किरण के माध्यम में, तो भैया वो बंडलों के रूप में चलता है। फोटान जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फोटान कहा जाता है बच्चों, फोटान कहा जाता है। और उन्होंने फोटान की एनर्जी बतलाई, फोटान की ऊर्जा जो होती है उसको ई से दर्शाया, और ई बराबर कहा कि ये होता है एच और न्यू। न्यू ये जो वी जैसा लिखा, ये न्यू कहा इसको। ये होता है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की बी होता है प्रकाश की आवृत्ति, ये होता है प्रकाश की आवृत्ति, ठीक। और उन्होंने ये सूत्र तो दे दिया, उन्होंने ये सूत्र दिया, यही साथियों जो है उनका कौन? ये प्लांक का साथियों नियम है, क्वांटम सिद्धांत। ई बराबर एच न्यू, एच न्यू, जिसमें एच क्या है? जिसमें एच है प्लांक का नियतांक। एच क्या है? प्लांक का नियतांक, और प्लांक नियतांक। और साथियों न्यू क्या है? ये साथियों आवृत्ति है, आवृत्ति है, ये हो जाता है नियतांक। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी सही जवाब होता। प्लांक का भैया क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने दिया। और साथियों इसके बारे में और जानकारी है, अभी हम आगे एक इससे संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आए, संपूर्ण जानकारी बतला देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है बच्चों? एकमात्र घटना ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण ऐसी घटना है साथियों जिसमें प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? बच्चों ध्रुवित प्रकाश, आप जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? जिसमें साथियों जिसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना हवा, बिना पानी और किसी चीज के सहयोग के बिना भी प्रकाश गति कर सकता है, ये आप जानते हैं। यानी कि ये विद्युत की चुंबक की गति के माध्यम से ही गति करता है, इसीलिए इसको वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश ये होता है, देखिए मान लीजिए ये अध्रुवित प्रकाश है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सभी तरफ होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित नहीं होती है, सभी तरफ होती है। और जो ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साथियों एक ही तरफ रहती है, ये हो जाता है ध्रुवित प्रकाश। सीधा सा बात, ये दूसरे माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। और ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है, ध्रुवीकरण एकमात्र ऐसी घटना है जो साथियों अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से ही होगी, बाकी और तरंगों से नहीं होगी। तो ये घटना ये साबित कर देती है कि प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो साथियों आपका उत्तर हो जाता ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, उसको क्या कहा जाएगा? उसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा, जैसे कि मेज हो जाता है, कुर्सी हो जाता है, और कई वस्तु हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि साथियों सूर्य और लालटेन और जलती हुई मोमबत्ती। और साथियों क्या हो जाता है? और जुगनू हो जाता है। जुगनू भी साथियों स्वयं का प्रकाश साथियों उत्पन्न करता है। साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिए क्या कहता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुणे पदार्थ में प्रकाश की चाल। नहीं बच्चों, गलत हो जाता है। ये होता है बटा में, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो ये देखिए सीधा सा काम ये दिया गया है,
हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। इसको साथियों ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि n बराबर, n क्या हो जाता है, n हो जाता है अपवर्तनांक। इसको साइन आई, इसको आप चाहे आप जानते हो साइन आई बटे साइन आर। इसको साथियों स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल नियम, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम आप जानते नहीं तो जान जाइए। साइन आई बटे साइन आर, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता और ये भी अपवर्तनांक के बराबर होता। ऑप्शन डी आपका उत्तर होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है बच्चों कि किसी, कहता वस्तुएं जो रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं रोशनी उत्पादित करती हैं वे क्या कहलाती है, वे चमकदार वस्तुएं या फिर साथियों दीप्ति वस्तुएं, या फिर क्या, या दीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। यहां पर क्या होगा, डंडा इधर आधा पा, ये दीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है हरा, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्या इसका कारण है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसीलिए हमें घास हरा दिखाई देता। तो बिल्कुल सही बात है। हरी घास क्या करता है, हरा घास जो भैया है वो हरे प्रकाश को परिवर्तित करके हमारी आंखों में पुनः भेजता है। परावर्तन की घटना क्या कहलाती, देखिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करते हैं। और किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। और बात करें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो वो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखा हुआ है चमकदार या कोई भी तरीका कोई किसी प्रकार का है, यहाँ पर प्रकाश की तरंग गई ऐसे, यहाँ पर प्रकाश की तरंग ऐसे गई और ऐसे इस पर पड़कर ऐसे वापस आ गई, इसी माध्यम में ऐसे गई, इसी माध्यम से ऐसे गई और इसी माध्यम में वापस आ गई। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। साथियों सभी की संपूर्ण जानकारी हम देंगे धीरे धीरे करके, बस आप लोग बने रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि किस साल में, अब आ गए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था साथियों कि प्रकाश की गति जो कि होता है 3 गुणे 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, इसको सर्वप्रथम किसने मापा कि ये इतना ही होता है, इसको मापा था भैया ओले रोमर नाम के व्यक्ति ने, ओले रोमर नाम के व्यक्ति ने। तो किस साल में ओले रोमर नाम के व्यक्ति ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा, उन्होंने कहा कि प्रकाश की गति को मापा जा सकता है और वो होता है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। पहले ऐसा समझा जाता था कि प्रकाश की गति जो है वो अनंत है, इसको मापना संभव नहीं है, लेकिन ओले रोमर नाम के व्यक्ति ने ये भी संभव कर दिखाया और प्रकाश की गति को 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड माप कर दिखाया, जो कि लगभग सही है साथियों। और इन्होंने ये कारनामा 17वीं सदी में 1676 ईस्वी में किया था, 1676 ईस्वी में किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन आपका साथियों हो जाता सही बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, क्या प्रश्न कहता, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, या अपवर्तन की वजह से होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव, या लंबन पैरालेक्स की त्रुटि की वजह से होता है। नहीं बच्चों, ये कपड़ा जो होता है ये लाल रंग के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसी कारण प्रकाश का रंग जो है काला कलर का हमको दिखाई देना आरंभ हो जाता है। ये हरा कलर का था, लेकिन जैसे ही इसको लाल कलर के प्रकाश में ले गए तो ये साथियों हमको काला दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि उसने लाल कलर के प्रकाश को अवशोषित कर लिया।
कोई भी वस्तु जो प्रकाश को अवशोषित करेगी उसका रंग काला ही दिखलाई देगा। उसका रंग क्या क्या दिखलाई देगा? काला ही दिखलाई देगा। देखिए सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि भैया कपड़ा जो है, जो वस्तु, जो कपड़ा है लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर देखिए एक प्रश्न आया, कहता अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला, नीला, नारंगी, लाल। तो भैया काला दिखलाई देता है, काला दिखलाई देता है। और वास्तव में साथियों आकाश का रंग जो है, आकाश जो है वो कैसा है? वास्तव में आकाश कैसा है? वास्तव में आकाश का रंग काला है। वास्तव में आकाश का रंग काला है। वो तो वायुमंडल में प्रकाश आते आते धूल गर्दा से प्रकीर्णित हो जाता है, और नीले रंग की जो साथियों क्या है, नीले रंग जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसीलिए पूरे वायुमंडल में ऊपरी परत में नीला रंग विद्यमान हो जाता है, जिस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखलाई देता है। और यही चीज अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं होता और धूल के कण भी नहीं होते, इसीलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिस कारण हमें आकाश का ओरिजिनल रंग काला ही दिखलाई देता है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, हमने क्या कहा था कि साथियों मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एक हम न्यूमेरिकल भी लेकर आए हैं। तो आ गया वो न्यूमेरिकल, इसमें हम इसकी संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, मैक्स प्लांक ने एक नियम दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है बच्चों, ये छोटे छोटे बंडल पैकेटों के रूप में चलता है, और उसको क्वांटा या फिर फोटान कहते हैं। उसको क्वांटा या फिर फोटान कह देते हैं। और फोटान की ऊर्जा को ई से दर्शाया जाता है, और ई बराबर क्या होता है? एच न्यू बराबर होता है। और उन्होंने ये भी बतलाया कि ये जो एच न्यू होता है, ये साथियों जो एच न्यू जो होता है उसको साथियों हम लोग यह भी कह सकते हैं, एच न्यू को कह सकते हैं साथियों एच सी बटे लैम्डा। ये लैम्डा साथियों क्या होता है? ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, जो नीचे दिया गया ये लैम्डा, इससे हम परिचित करवा चुके हैं आपको। ये साथियों साइन है एक प्रकार का लैम्डा, तो समझ गए ये। और सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश की गति, और एच तो जानते हैं प्रकाश का और प्लांक का नियतांक है, इसको यह भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर वही कहता है कि दो विकिरण की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके बीच संबंध बताएं। तो देखिए यहाँ पर एक की E1 की दी, हम यदि यहाँ पर देखिए बराबर में दिया गया है, बराबर में मतलब इसका अनुपात निकाल देना है। E1 बटे हम लोग कर देते हैं E2 बटे E2 कर देते हैं। आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। E1 का मान है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ठीक 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटा में हो जाएगा दूसरे का है साथियों 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग जैसे ही काटते हैं तो ये तो कट गया, और ये E1 बटे E2 ये किसके बराबर था? ये साथियों एच न्यू के बराबर था। और एच न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच न्यू को हम लोग एच सी बटे लैम्डा लिख सकते हैं, एच सी बटे लैम्डा लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले एच E1 के जगह पर लिखा एच सी बटे लैम्डा, ये लिखा उसके जगह पर, ये लिखा मैंने उसके जगह पर E1 के जगह पर। तो E1 के जगह पर लिखा तो इसीलिए लैम्डा में लगाया 1, और इसकी जगह अब E2 के जगह पर लगते हैं, ये लिखा H और ये लिखा C, और ये लगाया बटे का साइन, ये लगाया लैम्डा, ये बटे के नीचे बटा है, इसीलिए हम ये वाले बटे का इस्तेमाल कर लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इधर देखिए ऊपर 25 था और नीचे 50, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए ये हो जाएगा 1/2। इसका तो साथियों निपट लिया मामला।
इसका तो मामला निपट लिया। अब साथियों देखिए ये बटे में ही है, बटे का बटा ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा और ये पलट जाएगा। ये क्या पलट जाएगा, अब देखिए आगे क्या होगा, पलट ये जाएगा साथियों। यहां पर बचा आपके सामने एक बटे लैम्डा, एक बटे लैम्डा वन, एक बटे लैम्डा वन, फिर एक साइन बड़ा, फिर एक बटे एक बटे क्या होता है यहाँ पर एक बटे ये एक है और लैम्डा टू, ये क्या है लैम्डा टू। साथियों ये लैम्डा टू बन क्यों नहीं रहा है, ये हो जाता है लैम्डा टू और बराबर में साथियों एक बटे दो दे रखा है। ठीक, अब ये कटकर क्या हो जाएगा, आगे देखिए ये क्या होगा, इसको यहां पर रखते हैं और कलर चेंज करते हैं, कलर लेते हैं इस बार ये वाला। देखिए अब आगे ये होगा, ये लैम्डा टू चला जाएगा ऊपर क्योंकि चौथा मूल ऊपर से गुणा करता है और तीसरा मूल दूसरे से, समझ गए ना। तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा दो, लैम्डा दो बटे लैम्डा वन, लैम्डा वन वो बराबर में है एक बटे दो, एक बटे दो हो जाता है एक बटे दो। और ये कर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे, ये ऐसे जैसे किया तो ये लैम्डा वन करेगा वन से गुणा तो ये रहेगा लैम्डा वन, ये क्या रहेगा लैम्डा वन, लैम्डा वन बराबर लैम्डा वन बराबर और ये लैम्डा टू कर जाएगा दो से गुणा तो टू गुणे लैम्डा टू। ऐसा आप देख पा रहे हैं लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू गुणे लैम्डा टू, ऑप्शन सी में ही, ऑप्शन सी साथियों आपका सही जवाब होता है। साथियों हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, थोड़ा बाकी जगह का प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्यूशन के लिए। साथियों आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाता है आपका लैम्डा वन बराबर टू गुणे लैम्डा टू, ये संबंध हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, आशा करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये रहा, कहता गली के पीले लाइट, जो गलियों में पीले लाइट लगे होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सोडियम का। तो बच्चों उसमें सोडियम के दानों का प्रयोग किया जाता है, किसका, सोडियम के दानों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। भैया पीले लाइट जो कि यू आकार के होते हैं, यू आकार के लैंप होते हैं उसमें, यू आकार के लैंप होते हैं बच्चों उसमें और ये सोडियम के बने होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं साथियों थोड़ा सा नियान का भी मात्रा होता है, लेकिन उसने थोड़ा सा नहीं पूछा, भरपूर किसका होता है, भरपूर बच्चों होता है सोडियम का, इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है, प्रकाश सबसे अधिक गति से वो करता है निर्वात में, हम पहले भी ये बता चुके हैं। निर्वात में बच्चों इसका गति कितना होता है, 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये होता है उसका निर्वात में गति। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये कहता प्रकाश की गति, फिर से वही प्रश्न, फिर से वही साथियों, उसने 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यहां पर देखिए मीटर गुणे पावर 1 लगा हुआ, यहां पर पावर माइनस, यहां पर पावर माइनस, तो यहां पर साथियों सही चीज है सब, यहां पर ये बटा के साइन के जगह पावर माइनस का लिया गया है, एस के में, इसमें -1 का पावर लिया गया, ये दर्शाता है कि एस जो है वो बटा में है, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता हवा में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इसको प्रकाश का घनत्व भी कहा जाता है। प्रकाश का घनत्व, प्रकाश का घनत्व भैया क्या होता है, वो भैया परिवर्तित करने की क्षमता भी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है, इसको याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा, आप ही बताइए। जब किसी सन्नाटी रोड से कोई गाड़ी ट्रैफिक वाले रास्ते में जाएगी, सन्नाटी रास्ते से ट्रैफिक वाले रास्ते में जाएगी तो उसकी गति में भैया थोड़ा सा कमी आ जाएगी क्योंकि ट्रैफिक में भीड़ भाड़ ज्यादा होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ, विरल का मतलब सन्नाटा है थोड़ा थोड़ा,
और सघन मतलब घना घना चीज है, तो विरल से सघन में जाएगी तो उसकी गति थोड़ा सा कम हो जाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक माध्यम में जिसका अपवर्तन सूचकांक का मतलब बच्चों सूचकांक का मतलब अपवर्तनांक अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक, ये समझ गए। ये कितना है? 1.5 है। और उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी ये आपको बतलाना है। याद करिए, हमने पहले ही बतलाया था अभी। अपवर्तनांक बराबर क्या बतलाया था अभी? साइन आई बटे साइन आर भी बतलाया था, लेकिन यहां पर साइन आई और साइन आर का मान दिया नहीं गया, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बच्चों, और बटे में भी यही नियम अपनाएंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अब अपनाएंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो देखिए ये माध्यम में प्रकाश की चाल ये हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका सूत्र जो लग रहा। अपवर्तनांक हमको दे रखा है 1.5। अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.5। तो 1.5 बराबर, और हवा में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितना होता है? ये होता है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ये चीज हमको पता करना है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी यही हमको बच्चों उसमें पता करना है। तो हमने मान लिया कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा वो हमको नहीं पता है, तो हम वही लिख देते, सीधा x लिख देते या कुछ लिख देते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए x बराबर क्या होगा, हम x को यहां पर भेज दे और 1.5 को यहां पर भेज दे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर या n बराबर का तो मान दिया, तो 3 गुणे 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 बटे 1.5, 1.5 तो 1.5, ये हो गया। 1.5 का दुगना होता 3, तो ये 2 बार में कटेगा, यानी कि उसका चाल क्या होगी माध्यम में? 2 गुणे 10 का पावर 8, 2 गुणे 10 का पावर 8 होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में। कहां पर है बच्चों ऑप्शन? ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में है, सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता है वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और क्या कहलाता? मान लीजिए कोई प्रकाश यहां पर आ रहा है, और यहां पर एक ऐसी वस्तु रखी है जहां पर पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो गया और इसका परछाई यहां पर बन गया, इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा, तो वही साथियों उसको कहा जाएगा प्रछाया। क्या कहा जाएगा? प्रछाया कहा जाएगा। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी माध्यम में प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता कैसे व्यक्त? अभी बताया था कि किसी माध्यम में प्रकाश को अपरिवर्तित या परावर्तित करने की क्षमता को प्रकाश का घनत्व कहा जाता है। प्रकाश का घनत्व कहा जाता है, प्रकाश का घनत्व या प्रकाशिक घनत्व, बात एक ही होता है। साथियों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। साथियों यह वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा साथियों लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके और चैप्टर वाइज एकदम बेहतरीन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। साथियों आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता है और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाता है। तो साथियों टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।